Hi, this is Abhijit. Hi, this is Aditya from MyRupiah. Welcome back to MyRupiah प्रोडक्ट रिव्यू। आज जो हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप लार्ज कैप फंड। यस, नंबर 1 लार्ज कैप फंड। मैंने से नंबर 1 में कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप लार्ज कैप फंड्स देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर परफॉर्मेंस एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है उसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 रही है। Abhijit, before you proceed, can you tell us what is large cap? श्योर आते, वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे हमारी म्यूचुअल फंड चेकलिस्ट करके एक पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उसमें हमने कवर किया है ये सारी टर्मिनोलॉजी। बट फिर भी मैं आपको दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप का क्या मीनिंग होता है। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात सुनते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप का रेफरेंस आता रहता है बार बार। तो बिफोर वी गो इनटू प्रोडक्ट रिव्यू मैं एक बार लार्ज कैप क्या होता है वो बता देता हूँ। लार्ज कैप फंड्स आर दोज पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स विच आर इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप कंपनीज। तो आप बोलेंगे ये क्या गोलम गोल डेफिनेशन दे दी। लार्ज कैप कंपनीज वो होती है जो भारत की टॉप 100 कंपनीज होती है लिस्टेड कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप पूछेंगे मार्केट कैप क्या होती है। मार्केट कैप क्या होती है, जो लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो होती है मार्केट कैप। तो अगर कोई बोल रहा है कि लार्ज कैप कंपनी है तो भारत की टॉप 100 कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, यानी उसके शेयर्स की वैल्यू टॉप 100 में है। अब आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए तभी क्वालिफाई करते हैं जब आपका जो फंड है वो कम से कम 80% अपना कॉर्पस का लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो उन फंड्स को ही कैटेगराइज कर सकते हैं लार्ज कैप में। अब आप जस्ट फॉर एनरिचिंग द नॉलेज ऑफ व्यूअर्स, लार्ज कैप का फायदा ये होता है कि लार्ज कैप कंपनीज जो होती है वो लेस वोलेटाइल होती है इन रिलेशन टू अदर सेक्टर्स या अदर मिड कैप या स्मॉल कैप से ज़्यादा, मिड कैप या स्मॉल कैप से वो कम वोलेटाइल होती है। क्योंकि कंपनी बड़ी है तो उसके शेयर्स ऊपर भी जाएंगे या नीचे भी जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, और इस वजह से उनके मूवमेंट में वोलेटिलिटी कम होती है। तो अब मैं शुरू करता हूँ प्रोडक्ट रिव्यू एक्सिस ब्लू चिप। हम आगे बढ़ने से पहले अभिजीत आप एक्सिस कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे? श्योर। तो ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, दिस इज अ म्यूचुअल फंड जिसकी 75% ओनरशिप इज विद एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भारत का नामी बैंक है, काफ़ी सालों से उसका नाम है। एक्सिस ब्लू चिप फंड भी कोई एक्सिस म्यूचुअल फंड भी कोई छोटा फंड नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसमें 64 लाख इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। अगर मैं बात करूं AUM की, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना पैसा ये संभाल रहे हैं अभी, तो कुछ 1,34,000 करोड़ के आसपास इनके पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। 100 सिटीज़ में इनके ऑफिस है, 52 से ज़्यादा इनकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। तो ये एक्सिस म्यूचुअल फंड मतलब ये नई कंपनी भी नहीं है और ये छोटी कंपनी भी नहीं है, ये एक नामी हुई कंपनी है। इसका आप मतलब आपको ये नहीं रहेगा कि अगर आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि कल को कंपनी बंद हो गई एंड ऑल दैट, तो ऐसा एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ होने की संभावना कम है। मतलब सेफ्टी के हिसाब से हमारे व्यूअर्स के लिए हाँ, मतलब अच्छी वेल ग्राउंडेड कंपनी, हाँ वेल नोन कंपनी है बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की। तो ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा इसका जो CAGR दिया है इसने पिछले 5 साल में, वो दिया है 18.19%, और मतलब अपनी कैटेगरी में नंबर 1 अगर आप 5 साल के रिटर्न की बात करें तो। अभिजीत, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यार ये CAGR होता क्या है? ये CAGR का वैसे फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और अगर आप हमारा म्यूचुअल फंड चेकलिस्ट में जाकर वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या है। तो अभी मैं दर्शकों के लिए शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आपको सिंपली समझना है तो अगर मैं बोलूँ कि किसी म्यूचुअल फंड ने 18.19% रिटर्न दिया है CAGR, तो उसका ये मतलब है कि उसने हर साल ऑन एन एवरेज 18.19% रिटर्न दिया है, ना कि टोटल रिटर्न। मतलब 5 साल में टोटल रिटर्न नहीं है ये उनका, वो हर साल ही उन्होंने इतना रिटर्न दिया है। अगर आपको और भी इजीली समझना है तो आप मान लीजिए आप 5 साल पहले कोई FD खोलते हैं, तो FD का अगर मैं बोलूँ 18.19% वो इंटरेस्ट देता है, तो उसी तरीके से CAGR इज समथिंग सिमिलर, वो 18.19% रिटर्न देता है। बट इधर दर्शकों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इधर रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। ठीक है, आपका FD वगैरह में रिटर्न गारंटीड होता है, बट एट द सेम टाइम वो कम ही। अगर आप 30 साल के हैं, अगर आप 60 साल से कम आपकी आयु है और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं FDs में, तो आपको जो रिटर्न मिलता है अराउंड 4% मिलता है। तो इधर क्या होता है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड तो नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अब मैं बात करता है एक्सिस ब्लू चिप फंड की। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 5 साल में 18.19% CAGR दिया है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, आप चाहे इसको नंबर 2 से भी करेंगे, नंबर 2 जो फंड है इस लार्ज कैप कैटेगरी में, उन्होंने कुछ रिटर्न दिया है 17.28% का। तो आप कह सकते हैं कि इन अ वे ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, दिस इज हेड एंड शोल्डर्स अबव इट्स कॉम्पिटिटर्स।
17% तो मतलब काफ़ी हाई हो जाएगा, वो भी इतने सेफ इन्वेस्टमेंट में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मैं बात करूंगा कि इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी है, क्योंकि जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हम किसी में अपनी इनकम का सैलरी का 20% डाल रहे हैं पर महीने या जितना भी परसेंट डाल रहे हैं, तो हमें बेहतर ये रहेगा कि हम एक बार उसका जितना हमें नॉलेज मिल पाए हम उतनी नॉलेज ले लें। तो अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है और मैं बोल भी रहा हूँ कि कितने परसेंट इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स में, मतलब इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स कितनी है वो मैं बता रहा हूँ। तो इनके कॉर्पस का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जाता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड को 9.26%, फिर इन्फोसिस लिमिटेड को 9.22, आईसीआईसीआई बैंक को 9.02, एवेन्यू सुपरमार्केट्स जो आप और मैं जानते हैं उसको डी मार्ट के नाम से, उसमें 7.82, टाटा कंसल्टेंसी में 7.15, एचडीएफसी बैंक में 7.11, कोटक महिंद्रा में 4.24, एचडीएफसी लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है नॉट द बैंक उसमें 3.01%, दिवी लेबोरेटरीज में 2.81 और रिलायंस में 2.70। तो ये जो आपने इतनी सारी होल्डिंग्स बताई हैं पोर्टफोलियो की, इस ब्लू चिप फंड की, इसका पर्पस क्या है? तो आदित्य क्या होता है कि अगर हमें किसी कंपनी का हमने पास रिटर्न तो बता दिया, ठीक है, बट आप जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ये भी देखना चाहिए कि इनकी टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है। उससे अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट है, मान लीजिए कोई मारूपिया का फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे जो डेली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ता रहता है, तो फिर ही विल बी एबल टू असेस कि इस फंड की फ्यूचर में भी क्या परफॉर्मेंस होगी। तो अगर आप इधर देखोगे तो इन्होंने टॉप 10 होल्डिंग्स में ज़्यादातर इनके आईटी कंपनीज है और फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज है। तो अगर आप मारूपिया के फॉलोअर होते इंस्टाग्राम पे, हमारे दर्शकों को मैं बोल रहा हूँ, जो भी मारूपिया का फॉलोअर होगा वो असेस कर पाएगा बेटर वे में कि ये फंड फ्यूचर में भी कैसा परफॉर्म करेगा। तो अब तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.47% है। तो आप कह सकते हैं कि ये रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी मैंने जो रिटर्न की बात करी है, एक्सपेंस रेशियो की बात करी है, वो सब मैं इस एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट स्कीम की बात कर रहा हूँ, नॉट रेगुलर स्कीम। अभिजीत, एक बार दर्शकों के लिए आप बताएंगे रेगुलर और डायरेक्ट में क्या अंतर रहता है? श्योर आदित्य, ये क्वेश्चन वैसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लो है, तो लोग इस पर्टिकुलर चीज़ में अक्सर मार खा जाते हैं। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है उसकी दो स्कीम होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है रेगुलर। डायरेक्ट में क्या है कि कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं जाता है, सीधे आपका पैसा जा रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहा है। इस केस में अगर आप डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा सीधे जा रहा है टू द एक्सिस ब्लू चिप एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर में तो बीच में कोई ना कोई कमीशन ब्रोकरेज एजेंट जो भी है उनके पास थोड़ा कमीशन जा रहा है। उस कारण से एक तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो लोअर होंगे और दूसरा एक्सपेंस रेशियो हायर होगा। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है फंड का, एक्सपेंस रेशियो इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट इन्वॉल्व इन रनिंग ऑफ द फंड। तो जब डायरेक्ट स्कीम होती है, डायरेक्ट स्कीम में तो कॉस्ट कम होती है क्योंकि बीच में ब्रोकरेज ये वो कुछ नहीं होता, तो उसमें तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और जो फंड होते हैं जो रेगुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको एक्सपेंस रेशियो भी उनका स्कीम का ज़्यादा होता है क्योंकि बीच में किसी ना किसी को आपको कट वगैरह देना होता है। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये ईयरली डिडक्ट होता है, तो इस वजह से आपके ईयरली रिटर्न्स कम आएंगे। अगर आप रेगुलर में डाल रहे हैं तो डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। इसमें वो इतना जो कमीशन लेते हैं आपने बताया, उसका कोई फ़ायदा है? अब फ़ायदा पहले के ज़माने में क्या होता था कि फाइनेंशियल लिटरेसी एकदम ही ज़ीरो होती थी, तो आपको पूरी तरीके से रिलाई करना होता था अपने ब्रोकर पे। और उस समय डिजिटाइजेशन वगैरह भी कुछ नहीं था, डिजिटल भारत वगैरह कुछ भी नहीं था। आपके म्यूचुअल फंड के पेपर ये वो भी सब अक्सर ब्रोकर की कस्टडी में रहते थे। तो आपका फाइनेंशियल नॉलेज और अक्सर डॉक्यूमेंट कीपिंग का भी एक ही सोर्स होता था और नॉलेज का भी वो था आपका ब्रोकर। आज के ज़माने में तो आपके पास मारूपिया है और भी कई सोर्सेज है, बट मारूपिया बेस्ट सोर्स है फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मारूपिया के पास आ सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, ट्वीट पे हमें आप टैग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप कर सकते हैं, हमें डीएम, लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हैं। बट पहले ये सब नहीं था। पहले क्या होता था कि आपको ब्रोकर पर रिलाई करना होता था। तो उस समय अगर किसी ने रेगुलर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है तो मैं आपके, अगर पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया तो मैं उनकी गलती कुछ नहीं मानता। जब फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में जीरो थी, इंडियंस वर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियंस वर बिकमिंग कार ओनर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, एसेट ओनर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं इसको डिमोनाइज नहीं करूंगा कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो मतलब कि किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी करी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बट आज के ज़माने में जब आप सक्षम है, जब आप नॉलेजेबल है, जब आपके पास एकदम बढ़िया फ़ोन है जिसमें आपके पास सारी नॉलेज है, तो अब आपके हिसाब से बेटर ये रहेगा कि आप रेगुलर की जगह डायरेक्ट में इन्वेस्ट करें और आप फाइनेंशियल लिटरेट बने, आप मारूपिया वगैरह फॉलो करें।
तो ये मैं कहूँगा कि अब डायरेक्ट का ज़माना है, अब रेगुलर का ज़माना नहीं है आगे मतलब जो ब्लू चिप फंड की आप बात कर रहे हैं, इसमें टैक्स कैसे लगता है और क्या हम किसी तरीके से टैक्स इसमें से बचा सकते हैं? ये तो दो सवाल है आदित्य, और दोनों ही बहुत ही अच्छे सवाल है। तो इसका मैं एक एक करके आंसर दूंगा। पहली बात कि इसमें टैक्स कितना लगता है। अब इसमें टैक्स लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, वो लगेगा 10%। व्हेन आई से 10% लगेगा कैपिटल गेन्स पे, मेरा मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये की यूनिट्स खरीदी, वो 200 रुपये की हो गई, तो जो 100 रुपये का गेन हुआ है उसी पे टैक्स लगेगा। ठीक है, पूरे 200 रुपये पे नहीं लगेगा, जितना आपका गेन हुआ है उसी पे, उसका 10%। और अगर आप शॉर्ट टर्म में बेच रहे हैं अपना फ़ायदा होने पे, तो आपको 15% टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आप 1 साल की अवधि से कम रख रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको 15% अपने कैपिटल गेन्स पे देना पड़ेगा। अभिजीत यार, ये प्रोज तो हर कोई बताता है, जनरल फीचर हर फंड में कि आप निवेश करो, और हर एजेंट से ऐसा ही लगता है कि ये फंड बेस्ट है। तो आप कुछ हमारे रुपये का स्पेशल इंसाइट दीजिए जिसमें कुछ कॉन्स और कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव नॉलेज हमारे व्यूअर्स को मिले। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आदित्य। तो हम शुगर कोट करने में बिलीव नहीं करते हैं हमारे रुपया में, तो हम इसका डीप एनालिसिस करते हैं। तो आपको जनरली आप कोई भी रिव्यू वगैरह देखोगे किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, कोई कॉन्स नहीं बताता, बट हम इधर आपको कॉन्स बताते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कॉन है वो ये है कि पिछले 1 साल में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। ठीक है, 5 साल में तो इस नंबर 1, ठीक है, बट अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। इसने कुछ रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में 16.2। इस कैटेगरी का, लार्ज कैप कैटेगरी का पिछले 1 साल में एवरेज था 47%, बट इन्होंने दिया था सिर्फ 16.2, 16.2। तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि अपने पहले की कमाई का खा रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि पहले देवर बीटिंग द मार्केट, ठीक है, उस समय देवर नंबर 1, तो अभी भी उस समय का जो उनका गेन्स है, उस वजह से जब आप एवरेज निकालते हैं, CAGR निकालते हैं, तो स्टिल दे आर नंबर 1 इन 5 ईयर। बट अभी इन द लास्ट 1 ईयर तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इनकी कैटेगरी एवरेज 47 है। तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि इसमें आप देखिए कि आगे इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तो इनकी ऑन अ डिक्लाइन है। तो दिस इज़ आवर स्पेसिफिक इनसाइट गिवन ओनली बाय अस, ठीक है। और इनकी वैसे 3 ईयर, अगर आप इनका 3 ईयर रिटर्न देखें तो वो भी इनकी कैटेगरी में इनकी रैंक अच्छी है, रैंक इनकी 4 है, ठीक है। तो मैं दर्शकों के लिए बस समराइज कर रहा हूँ, 5 ईयर रिटर्न देखेंगे तो ये नंबर 1 है, 3 ईयर रिटर्न देखेंगे तो ये नंबर 4 है, और अगर इनका पास 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो इनकी कैटेगरी में रैंक है 61, ठीक है, 61 रैंक है, और कैटेगरी का एवरेज था पिछले 1 साल में 47%, इन्होंने दिया 16.2। सो दिस इज़ अ कॉन। एंड अदरवाइज तो मैं इस फंड को अच्छा ही मानूंगा, इन्होंने हिस्टोरिकली तो अच्छा दिया है। कभी कभी कोई 1-2 साल खराब भी चले जाते हैं किसी फंड मैनेजर के, तो वो थोड़ी मात खा जाते हैं, बट मेरे को लगता है जब पिछले 5 साल में नंबर 1 थे, पिछले 3 सालों में नंबर 1 थे, तो आगे भी ये पिकअप कर लेंगे। तो आपने बड़ा अच्छी तरह हमारे दर्शकों को बताया इसके प्रोज एंड कॉन्स। आप अब हमें ये बताइए कि आप कितना इसको रेट करते हैं आउट ऑफ 5? श्योर, तो मैं इसको 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। और लास्ट में मैं सभी दर्शकों से वही हमेशा निवेदन करूँगा कि वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप, तो ईच शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब मैटर्स। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, हमको यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे हम डेली अपडेट करते हैं, इंस्टाग्राम हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पे सर्च मारिए एक बार माय रुपया।